15 अगस्त पर इसरो का कमाल, दुनिया में भारत का डंका। दोस्तों, आज इस वक्त 15 अगस्त पर जब आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज, जहां पर भी हो, अपने किसी भी संस्थान, अपनी कम्युनिटी, अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, कहीं पर भी तिरंगा फहराते देखेंगे ना, तो फहराने वाला तो ऊपर दिखेगा ही दिखेगा, साथ में जो लोग जब ऊपर दिखेंगे तिरंगे की तरफ तो आसमान भी नजर आएगा, और आसमान पर नजर जाते ही आपको याद आ जाएगा भारत का चंद्रयान। जी हां दोस्तों, चंद्रयान और इसरो, इन्होंने भारत को जो गौरव दिया है, दुनिया भर में डंका बज रहा है। दोस्तों, आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंट्रीज, खासकर जो स्पेस में दखल रखती हैं, और वो भी जो स्पेस में दखल नहीं रखती हैं, वो लगातार न्यूज देख रही हैं ये चेक करने के लिए कि चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा, लूना 25 कहां तक पहुंचा। क्योंकि एक देश जिसे कहा जाता था स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रॉकेट साइकिल्स और बैलगाड़ियों में ढोए जाते हैं, वो देश आज की तारीख में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रशिया के साथ कंपटीशन कर रहा है चांद पर उतरने के लिए। ये कमाल नहीं तो और क्या है दोस्तों, ये भारत की मिट्टी की ताकत नहीं है तो क्या दोस्तों। पर अब आज जब आप तिरंगा फहराएंगे और आसमान की तरफ नजर जाएगी तो एक खबर और याद रख लीजिए, चंद्रयान तो चलो पहुंच ही रहा है और उतर ही जाएगा, और दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई है, चंद्रयान 3 पर भी और लूना 25 पर भी। लेकिन इसके साथ ही एक और मिशन है जो अभी वेट कर रहा था, और जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड करेगा ये धरती से लॉन्च हो जाएगा इसरो के श्रीहरिकोटा से, और ये जो मिशन है ये है सूर्ययान। जी हां दोस्तों, सूर्ययान को लेकर बड़ी खुशखबरी दे दी है इसरो ने। सारे टेस्ट सफल हो चुके हैं और लॉन्च एकदम करीब है। अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए जिस दिन लैंड करेगा चंद्रयान 3, प्रज्ञान रोवर अंदर से निकलेगा लैंडर से, और उसी टाइम के अराउंड धरती से एक और रॉकेट निकलेगा जो कि भारत की तरफ से सूर्य के करीब पहुंचेगा, और आजादी के 76 साल बाद इसरो को सामने खड़ा करेगा, भारत को सामने खड़ा करेगा, सूर्य से आंखों से आंखें मिलाकर बात करेगा। जी हां दोस्तों, सूर्ययान की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये जाने वाला है धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर। अभी हमारा मिशन गया था 3,80,000 दूर, 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रयान, और अब 15 लाख किलोमीटर दूर भेजने वाला है इसरो हमारे सूर्ययान को। ये वो यान होगा दोस्तों जो कि एक ऐसे पॉइंट पर जाकर स्टे करेगा सूर्य से धरती के बीच में, जहां पर जो दोनों की ग्रेविटी है, सूरज की ग्रेविटी और धरती की ग्रेविटी, एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। इसे कहा जाता है लैंगरेन पॉइंट 1। ये वो जगह है जहां पर आराम से बिना किसी रॉकेट थ्रस्टर्स को फायर किए ये अपनी पोजीशन को ग्रेविटी के बीच में कैंसिल होने की वजह से सस्पेंडेड रहेगा, लटका रहेगा वहां पर, और चक्कर काटता रहेगा अनलिमिटेड टाइम के लिए। जब तक कि वो ऑपरेट कर सकता है तब तक वो चक्कर काटता रहेगा इस बड़ी परिक्रमा पथ पर सूर्य के अराउंड। और उसके बाद ये भारत के लिए रिसर्च करेगा, पहली बार समझेगा क्या होती हैं सोलर हवाएं या सूर्य की हवाएं। जी हाँ, सूर्य एक स्पेशल किस्म की हवाएं छोड़ता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई हैं। इन्हें सोलर विंड्स कहा जाता है। इनके अंदर वो ताकत होती है कि ये आयोनाइज कर सकती हैं जहां पर ये टच करती है। इनके अंदर ताकत होती है बहुत सारे रेडिएशन की। अगर ये ज्यादा हो जाए तो इन्हें सोलर स्टॉर्म कहा जाता है, और सोलर स्टॉर्म जब आता है तो हमारी सैटेलाइट्स को नुकसान होता है, धरती पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी खराब हो सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ, कई बार देखा गया है कि पूरा का पूरा शहर शट डाउन करना पड़ा सोलर स्टॉर्म की वजह से। इन्हें समझने के लिए जो है ये भेजा गया है। आने वाले वक्त में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा दोस्तों। आपने जरूर सुना होगा एलॉन मस्क की स्पेस एक्स के बारे में, और स्पेस एक्स के बारे में सुना है तो स्टारलिंक के बारे में भी जरूर सुना होगा। स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है एलॉन मस्क का, और ये ट्राई दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं, जैसे कि OneWeb भी कर रही है। तो इनका एक उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में हर कोने में, आज आप जाते हैं, आप अपने गांव गए या दूरस्थ किसी जंगल सफारी में गए या जंगलों की ओर चले गए जहां पर नेटवर्क नहीं मिल पाता तो बड़ी समस्या होती, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। वहां जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं को मेन स्ट्रीम में लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन के जरिए नहीं होते, मोबाइल के टावर नहीं पहुंचते, इंटरनेट नहीं पहुंचता। इस चीज को दूर करने के लिए धरती के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बड़े नंबर्स में सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा जो कि चक्कर काटेंगी धरती की, और इनके माध्यम से पूरी दुनिया में कवरेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस इंटरनेट और मोबाइल फोन कवरेज। इससे होगा क्या कि सारी दुनिया कनेक्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसी स्थिति में अगर सोलर स्टॉर्म आ जाता है तो सोलर स्टॉर्म सबसे पहले, देखिए हमारा जो वायुमंडल है ये बहुत बड़ी शील्ड है, बहुत बड़ा कवच है।
वायुमंडल के होने की वजह से सोलर विंड्स जो आती हैं, सोलर स्टॉर्म्स जो आते हैं, वो बहुत कुछ हमारा जो वायुमंडल है वो झेल लेता है। उसमें मौजूद गैसें, ओजोन लेयर वगैरह वगैरह रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और धरती पर पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ति क्षीण कर देती है। सोलर स्टॉर्म जो कि सूर्य पर हो रहे बड़े थर्मोन्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो उठती हैं सोलर स्टॉर्म्स, सोलर विंड जिनके बारे में हमको बताया, वो वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन हमारे सैटेलाइट जो कि वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के ऊपरी पार्ट में रहते हैं, जहां वायुमंडल एकदम कमजोर रहता है, क्षीण रहता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये वाले ऑर्बिट, उसके बाहर स्पेस में समझ के चलिए, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं सोलर, क्योंकि उनके पास में वायुमंडल का प्रोटेक्शन रहता नहीं। और ऐसा सोलर स्टॉर्म आने वाले भविष्य में जब आएगा और हमारी सैटेलाइट्स जो कि पूरे दुनिया को कनेक्ट करती हैं वो तैर रही होंगी अंतरिक्ष में, ऑर्बिट में, सैकड़ों सैटेलाइट्स, 200-300 सैटेलाइट्स एक साथ वो काम करना बंद कर देंगी, तो पूरी दुनिया का नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये भविष्य में आने वाली एक ऐसी समस्या है जिससे हर देश जूझने वाला है, और इसी को सॉर्ट करने के लिए बेहद जरूरी हमें समझना कि सोलर स्टॉर्म आते कैसे हैं, क्या इन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्या इनके आने की जब समय हमको पता चल गया कि भाई आने वाला है, उस समय हम सैटेलाइट के अंदर कोई प्रोटेक्शन सिस्टम डाल सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आप स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बैकअप सिस्टम ऑन किया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वहां पर एक यान होना बहुत जरूरी था, वहां पर एक ऐसा स्टडी पॉइंट, एक लेबोरेटरी स्टेबल होना जरूरी था जो कि लैंगरहन पॉइंट पर मौजूद रहे और सूरज पर होने वाले बदलावों को समझ सके, सूरज के एटमॉस्फेयर को समझ सके। 4 पेलोड रहेंगे दोस्तों जो सालों तक काम करेंगे आदित्य L1 के साथ। आदित्य L1 यानी कि भारत का सूर्ययान, जिसे लॉन्च किया जाना है। दोस्तों आदित्य L1 जो है ये बहुत सारे रहस्य भी खोल सकता है, सूर्य के वातावरण से रिलेटेड, सूर्य पर और उसके अराउंड हो रही चीजों से रिलेटेड, घटनाओं और फेनोमेनन से रिलेटेड, सूरज के प्लाज्मा को समझ सकता है और वहां पर क्या गतिविधि चल रही है इसकी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को दे सकता है, ताकि और अगले मिशन जो हों वो और भी ज्यादा जानकारी गैदर करने में मदद करे इसरो की, हमें हमारी समझ को बढ़ाए। सूर्य कैसे ऑपरेट करता है, इस पूरे सोलर सिस्टम की बैटरी है सूर्य, और ये कैसे ऑपरेट करता है अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हमारा इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। सूर्य पर होने वाली जो भी केमिकल रिएक्शंस, सूर्य कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है, अगर हम इसे समझ सकें तो हम इसे छोटे फॉर्म में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के अंदर रेप्लिकेट करके हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, आपने हमारे पुराने वीडियोस में जरूर देखा होगा कि हीलियम 3 एक ऐसी चीज है जो कि चंद्रमा पर बहुतायत में मौजूद है, क्योंकि उसका खुद का एक एनवायरनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली जो सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म्स होते हैं उनका असर सीधा वहां की मिट्टी पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर हीलियम 3 की एक परत जम गई है। जी हाँ दोस्तों, हीलियम 3 एक बाई प्रोडक्ट है जो सूरज में निकलता है और सौर हवाओं से वो होता हुआ चंद्रमा तक पहुंच जाता है और उसकी जमीन पर, उसकी मिट्टी में घुस जाता है। ये चीज धरती में दुर्लभ है, लेकिन चंद्रमा में बहुतायत में मौजूद है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसी केमिकल रिएक्शन को रेप्लिकेट करने में जो कि सूरज की सतह पर होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये उस केमिकल रिएक्शन से बहुत ताकतवर होता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, और आज की तारीख में हम मानवों ने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने की टेक्निक तो निकाली है, लेकिन उसमें काफी सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो कि सूर्य में होता है, अगर उसे हम रेप्लिकेट कर पाए किसी तरीके से हीलियम 3 की मदद से, तो ये मान के चलिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा एनर्जी इंडस्ट्री में। और इस रिएक्शन में कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता नहीं है, बेहद कम मात्रा में निकलता है, जो नगण्य माना जाएगा। और दुनिया भर की डिपेंडेंस जो है वो फॉसिल फ्यूल से हट जाएगी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से हट जाएगी, और इससे हम अपनी जाति को, मानव जाति को एक अलग ही एडवांस सिविलाइजेशन में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज 15 अगस्त पर जब आप तिरंगा फहराने जाएंगे या खड़े होकर निहारेंगे उसे, तो आसमान पे देखेंगे तो सूर्ययान और चंद्रयान को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया अभी इसरो की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया अभी चंद्रयान 3 और लूना की लड़ाई को देख रही है। पूरी दुनिया सूर्ययान का भी वेट करना शुरू करेगी वंस वो लॉन्च हो जाता है श्रीहरिकोटा से। और उसके बाद दोस्तों अब एक अलग ही रेस शुरू हो चुकी है, और इस रेस में पहली बार दुनिया की महाशक्तियों में एक देश का नाम जरूर आने वाला है। वो देश है हमारा अपना हिंदुस्तान, हमारा अपना भारत। तो भारत के लिए एक शेयर भी कीजिए और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। 15 अगस्त की आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।